बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इससे पहले आप इस कहानी की 240 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 241 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुकर्रम बेग और उस केस को मैं रहीम गुल के हवाले करके वापस अपने दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर पहुंचते ही मुझे रहीला की कॉल मौसूल हुई, जिसमें उसका कहना था कि मुझे हर हाल में लाहौर पहुंचना चाहिए, क्योंकि लाहौर में एक बहुत बड़ी डायरेक्टर्स की मीटिंग मुनक्कद हो रही थी और उसमें मेरी शमूलियत अज़हद ज़रूरी थी। इसलिए मैंने अंबर से कहकर ट्रैवल एजेंट से रब्ता करवाया और लाहौर जाने के लिए फ़्लाइट का बंदोबस्त कर दिया। अंबर ने बताया कि सुबह 9:30 बजे वाली फ़्लाइट पर मेरी सीट बुक हो चुकी थी। मैंने उसकी और ट्रैवल एजेंट की मुस्तद्दीक की इताअत दी और उसे हदायत की कि वह लाहौर ऑफिस को मेरी आमद की इतला दे दे, ताकि एयरपोर्ट पर मुझे कोई लेने आ जाए। दूसरे रोज़ मैं 11 बजे लाहौर पहुंच चुका था। मेरा ख्याल था कि राहिला मुझे लेने आई होगी, लेकिन एयरपोर्ट पर टोनी मौजूद था। वो गर्मजोशी से मुझसे गले मिलते हुए बोला, सर क्या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बरसों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हालांकि मैं कराची में चंद माह का ही अरसा गुजार कर आया हूँ और इस दौरान में भी मेरा एक आध चक्कर लगा है। मैंने उसके बाजुओं के आहनी शिकंजे से आज़ाद होते हुए कहा, फिर भी सर यहाँ आपकी बहुत कमी महसूस होती है। वो मेरा ब्रीफकेस लेकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हुए बोला, जल्द ही मैं लंबे अरसे के लिए यहाँ डेरा डालने आऊँगा। मैंने गोया उसे तसल्ली दी। हम बातें करते पार्किंग लॉट तक जा पहुंचे और गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। कैंट के इलाके में राहत बेकरी वाले चौक पर सिग्नल बंद था। टोनी ने गाड़ी रोक ली। एयरपोर्ट की तरफ से आने वाला काफ़ी ट्रैफिक हमारे दाएं बाएं मौजूद था। मैं टोनी के बराबर ही पैसेंजर सीट पर मौजूद था और उसे दफ्तरी मामलात के बारे में बातें करते हुए गाड़ी के रंगीन शीशे से बाहर देख रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने बराबर रुकी हुई गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर पड़ी। उस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, लेकिन वो ड्राइवर के बजाय खानसामा की वर्दी में नजर आ रहा था। हत्ता कि उसके सर पर खानसामाओं वाली ऊंची सी सफ़ेद टोपी भी मौजूद थी, जबकि उसका अपना कद भी यकीनन खासा लंबा था, जिसकी वजह से टोपी गाड़ी की छत को छू रही थी। उस लम्हे उसने भी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। हमारी गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, इसलिए वो मुझे साफ तौर पर नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उसे साफ तौर पर देख रहा था। वो तोते की चोंच जैसी नाक वाला एक स्याह फाम शख्स था। सफ़ेद लंबी टोपी और सफ़ेद बुश कोट के दरमियान उसका इस्तखानी सा स्याह चेहरा एक अजीब सा तजाद पेश कर रहा था। दूसरे इला में उसने मुंह फेर कर गाड़ी आगे बढ़ा थी, क्योंकि सिग्नल खुल चुका था, लेकिन उस चेहरे को देखकर मेरे ज़हन में कोई सुर्ख बत्ती चलने बुझने लगी। टोनी बड़े इत्मीनान से धीमी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जबकि वो खानसामा नुमा ड्राइवर या ड्राइवर नुमा खानसामा अपनी बड़ी सी पुरानी हुंडा सिविक में काफ़ी आगे निकल चुका था। मेरा ज़हन उसकी सूरत में अटक चुका था और मैं टोनी से बात करना भूल गया था। ऐन उस वक्त जब वो गाड़ी काफ़ी आगे एक मोड़ पर बाएं तरफ मुड़ते वक्त मेरी नज़र से ओझल हो रही थी, तो मेरे ज़हन में छनाका सा हुआ। मुझे याद आ गया कि वो शख्स कौन था। याद आने में ताख़ीर इसलिए हुई थी कि मैं उस वक्त उस शहर में उस जगह उस हुलिये में उस शख्स की मौजूदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो डॉक्टर बर्नार्ड था। मैंने बेइख्तियार टोनी का कंधा पकड़कर उस तरह हिलाया कि उसके हाथों में स्टीयरिंग व्हील भी हिल गया और गाड़ी एक लम्हे के लिए बुरी तरह लहरा गई। गनीमत था कि किसी को साइड नहीं लगी थी। टोनी ने हैर से मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए तवे दवे जोश के साथ कहा, टोनी तुमने वो गाड़ी देखी? मैंने मोड़ की तरफ इशारा किया जहां अब उस गाड़ी का नामो निशान भी नहीं था। अलबत्ता दूसरी कई गाड़ियां जाती दिखाई दे रही थी। कौन सी गाड़ी सर? उसने वजाहत चाहिए और रफ्तार कुछ और कम कर दी। सफ़ेद रंग की वो पुरानी हुंडा सिविक जो उस मोड़ पर गायब हुई है। मैंने इशारा किया, रफ्तार बढ़ाओ और तेजी से उसका ताक़ुब करो। उसने शायद उस गाड़ी पर तवज्जो नहीं दी थी, ताहम उसने रफ्तार बढ़ा दी और पिछली गाड़ियों की परवाह किए बगैर चंद लम्हे बाद मोड़ काटा। मुझे ये इत्मीनान था कि बर्नार्ड हमारी गाड़ी के तारीक शीशों की वजह से मोचा नहीं देख सका होगा, इसलिए वो बर वक्त खतरे से आगाह नहीं हो सकेगा और उसे ताख़ीर से ताक़ुब का एहसास होगा। टोनी ने फौरी तौर पर मेरी हदायत पर अमल शुरू कर दिया था, लेकिन उसका ज़हन असल काम की तरफ से भी नहीं हटा था। उसे एहसास हो गया था कि कोई नया चक्कर शुरू होने लगा था, इसलिए उसने मुझे याद दिलाने की कोशिश की, सर वो सालाना मीटिंग। अरे यार भाड़ में गई मीटिंग, मैंने बेताबी से कहा। इस वक्त जो आदमी मुझे नजर आया है उसे पकड़ने के लिए मैं हज़ारों सालाना मीटिंगें मनसूख कर सकता हूँ। फिर मैंने इजाफा किया, लेकिन अफसोस कि मैं हज़ारों साल तक जिंदा नहीं रहूँगा। गाड़ी मोड़ काट कर वाल्टन की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई थी। ये देखकर मेरा दिल टूट गया कि उस सड़क पर दूर दूर तक उस सफ़ेद गाड़ी का नामो निशान नहीं था। क्या डॉक्टर बर्नार्ड ने तारीक शीशों के बावजूद मुझे देख लिया था? इस सूरत में तो उसने आंधी तूफान की तरह गाड़ी बखाई होगी और उसका हाथ आना बहुत मुश्किल था। टोनी ने भी देख लिया था कि उस सड़क पर कोई सफ़ेद गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसने कदरे उलझन ज़दा लहजे में पूछा, सर इस गाड़ी में कौन था? क्या कोई बहुत आदमी है जिसे पकड़ना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है तुम्हें बता ही दूं ताकि तुम्हारे जिस्म में भी करंट तोड़ जाए। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। उस गाड़ी में डॉक्टर बर्नार्ड था, जिसे मुल्क के तमाम बड़े बड़े शहरों में न जाने कितनी आंखें तलाश कर रही हैं, मगर अभी तक उसके बारे में कोई इतला नहीं आई थी। आज खुशकिस्मती से वो नजर आ ही गया तो उसे गायब नहीं होना चाहिए। मेरा अंदाजा सही था, टोनी के जिस्म में बाकी करंट सा तोड़ गया होगा,
क्योंकि मैंने महसूस किया कि उसे झटका सा लगा था और उसने गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी थी। टोनी को भी बहुत अच्छी तरह मालूम था कि डॉक्टर बर्नार्ड कौन था और हमें उसकी क्यों तलाश थी। हमारी बेकायदा सी तंजीम सर्कल जिन जिन लोगों पर मुश्तमिल थी वो भी अपनी अपनी जगह बर्नार्ड की तलाश के सिलसिले में अपने गर्दोपेश पर नजर रखे हुए थे। मेरी जहां तक भी रसाई थी और मेरे अपने जितने भी वसाइल थे उन सबको मैं एक अरसे से डॉक्टर बर्नार्ड की तलाश के सिलसिले में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन किस्मत यावरी नहीं कर रही थी। आज जबकि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था तो मुझे उसकी झलक नजर आ गई थी, मगर वो एक वाहमे की तरह गायब हो गया था। टोनी बोला, अब मुझे याद आ रहा है, हमारे बाएं जानब जो गाड़ी खड़ी थी, मैंने उसके रंग वगैरह की तरफ तवज्जो तो नहीं दी थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग सीट पर मुझे कोई बटलर किस्म की शख्सियत दिखाई दी थी। बटलर नहीं शेफ, मैंने तो सीखी। वो खान सामाओं वाले हुलिये में था, सर पर ऊंची सफेद टोपी थी। हाँ मुझे याद आ गया, टोनी जल्दी से बोला। लेकिन सर वो तो स्याह फाम था, मैंने करा कर कहा। तुम भूल रहे हो, दूसरे तमाम साथियों की तरह तुम्हें भी इतला दी गई थी कि डॉक्टर बर्नार्ड की तलाश के सिलसिले में नजर रखते वक्त रंगत को अहमियत ना दी जाए। रंगत तब्दील करना उसके लिए कोई मसला नहीं है। तब मेरे ख्याल में वो अपनी रंगत इस तरह पक्के अंदाज में तब्दील नहीं करता जिस तरह उसने राहीला का आधा चेहरा स्याह किया है। अपनी रंगत वो गालबन आर्जी बुनियादों पर तब्दील करता है। ताहम पिछली मरतबा जब वो मुझे कराची के एक जजीरे पर मकामी देहाती के रूप में धोती वास्कट में नजर आया था तो उस वक्त भी वो तकरीबन स्याह फाम ही बना हुआ था। वो कोई बहुत पुराना जद्दी पुश्ती किस्म का मकरानी नजर आ रहा था। अब भी उसकी रंगत तकरीबन वैसी ही थी, कोई भी उसे देखकर शुबा नहीं कर सकता था कि वो सफेद फाम होगा। अब हम दुराहे पर पहुंच चुके थे। बाएं तरफ सड़क वाल्टन की तरफ जा रही थी, लेकिन दाएं तरफ जरा आगे मजीद खम खाने के बाद कैवलरी ग्राउंड की तरफ जा रही थी। हमें अब फैसला करना था कि किस तरफ जाना चाहिए। बाएं तरफ की सड़क तो दूर तक साफ नजर आ रही थी, उस पर किसी सफेद गाड़ी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। दाएं तरफ की सड़क का मंजर हम दूर तक नहीं देख पा रहे थे। मैंने उसी पर किस्मत आजमाई का फैसला किया। ताहम ये मैज अंधेरे में तीर चलाने ही के मुतरादिफ था। उस सड़क पर भी अगला मोड़ मुड़ने के बाद हम कैवलरी ग्राउंड की तरफ निकल आए, मगर सफेद गाड़ी कहीं नजर न आई। सड़क दूर तक साफ नजर आ रही थी। मैंने टोनी से कहा, अगर डॉक्टर बर्नार्ड वाकई इस तरह झलक दिखाकर निकल गया तो मेरे दिल में जिंदगी भर के लिए खलिश रह जाएगी। शायद मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो जाए। वो एक खमदार सी सड़क थी। दाएं तरफ मैदान में कुछ लोग वर्जिश में परेड कर रहे थे। टोनी इधर उधर देखते हुए पुरख्याल लहजे में बोला, सर हम गलती कर रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने उसका मतलब समझते उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा, गाड़ी वापस मोड़ो। मुझे भी अभी ख्याल आया है कि इतनी जल्दी वो इतनी दूर नहीं निकल सकता था, खसूसन जबकि वो चौकन्ना भी नहीं हुआ था। वो यकीनन रास्ते में किसी घर में दाखिल हुआ है। हम खामखा इतनी दूर निकल आए। टोनी ने गाड़ी वापस मोड़ी और हम उसी सड़क पर आ गए जिस पर हमारे अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर बर्नार्ड किसी घर में दाखिल हुआ था। मसला यह था कि उस सड़क पर बहुत से मकान थे। सभी सड़क से काफी हटकर दरख्तों की कितारों के अकब में थे और तकरीबन सभी के गेट बंद थे। बहरहाल हमने गाड़ी कच्चे में उतार कर उसे दरख्तों से बचाते हुए इधर उधर हर गेट की झुरी वगैरह से झांकना शुरू किया कि शायद किसी कोठी के पोर्च में सफेद गाड़ी की झलक नजर आ जाए। एक गेट का कुछ हिस्सा जंगला नुमा था, उसके कम में हमें एक सफेद गाड़ी की झलक नजर आई। टोनी ने फौरन गाड़ी रोकी और मैंने उस गेट पर जाकर बाकायदा रुकू किसी हालत में जाते हुए अंदर झांका। वो गाड़ी सफेद जरूर थी मगर पुरानी सिवक नहीं थी। उस वक्त अगर कोई हमारी तरफ तवज्जो देता तो शायद यही समझता कि हम मुअज़्ज़ज़ाना हुलिये और मुअज़्ज़ज़ाना गाड़ी में जरूर थे, लेकिन यकीनन किसी वारदात पर निकले हुए थे। हमारी हरकतों संगनात सख्त मशकूक थी, मगर अच्छी बात यह थी कि उस सड़क पर तकरीबन सन्नाटा ही था। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती नजर आ रही थी। हमने गाड़ी छोड़कर पैदल ही किस्मत आजमाई का फैसला किया। मैं सड़क की एक तरफ और टोनी दूसरी तरफ हर गेट से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। यूं हम काफी दूर तक चले आए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी कोठी के चौकीदार की नजर हम पर नहीं पड़ी और उसने हमारी गर्दन नापने की कोशिश नहीं की। अचानक ही गेट की एक साइड से झांकते हुए मेरी धड़कनें तेज हो गई। उस घर के पोर्च में वो सफेद गाड़ी खड़ी थी जिसकी मुझे तलाश थी। उसमें कोई नहीं था, बल्कि पूरे घर ही में वीरानी छाई हुई थी। कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उस घर में चौकीदार भी नहीं था। मैंने जल्दी से इशारा करके टोनी को अपने करीब बुलाया और नीची आवाज में उसे बताया कि मतलूबा गाड़ी नजर आ गई थी। फिर मैंने उसे हिदायत की कि वो अपनी गाड़ी वहीं ले आए। वो चीते की तरह बेआवाज कदमों से दौड़ता हुआ गया और चंद सेकंड में गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी उसने गेट के सामने इस तरह खड़ी कर दी थी कि अंदर से निकलने वाली कोई गाड़ी ना गुजर सके। वो गाड़ी से उतर आया। मसला यह था कि गेट खासा ऊंचा था और सिर्फ गेट पर ही नहीं बल्कि चार दीवारी पर भी तीर नुमा नुकीली सलाखें लगी हुई थी। वैसे तो उन सब बातों के बावजूद मेरे और टोनी के लिए गेट या दीवार फलांग जाना कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने यही सोचा कि शायद किस्मत मजीद साथ दे और हमारा मकसद सीधी तरीके से ही पूरा हो जाए। बेल बजाने के बाद मैंने और टोनी ने गेट की साइडों से ताक झांक बंद कर दी। कोई हमारी यह हरकत देख सकता था। हम सुकून से किसी की आमद का इंतजार करने लगे। हमारे हाथ जेबों में अपनी गन्नों के रस्ते पर थे। मुमकिन था कि गेट खोलने वाला डॉक्टर बर्नार्ड ही होता। चलने के बाद बगली गेट खुला
और उसके अकब से मेरे लिए एक हैरत बरामद हुई। वो मोटे मोटे अंसों की एक ऐनक और एक हवनक सा नौजवान था जो दराज कद और सेहतमंद होने के बावजूद मजहूल नजर आता था। उसके लंबे घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, ऐनक नाक की नोक पर पहुंची हुई थी, मुंह खुला हुआ था और चेहरे पर हमाकतों के डोंगरे बरस रहे थे। वो स्लीपिंग सूट में था, पैरों में हवाई चप्पल थी। मैंने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया। वो वसीम अहमद था। नहायत अहमक नजर आने वाला वो नौजवान मेरा पुराना शनासा था, लेकिन मैं आज तक फैसला नहीं कर सका था कि वो सचमुच अहमक था या उसने जहानत और चालाकी को हमाकत के पर्दे में छुपा रखा था। एक तवील अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई थी और मैं तकरीबन उसे भूल चुका था। जहां तक मुझे याद था वो अंदरूनी शहर किसी पुराने और गुंजान इबाद इलाके में रहता था। उसका मरहूम बाप छोटा मोटा सनतकार था। अपनी विरासत वगैरह हासिल करने के ज़िमन में वो मेरा काफी हद तक शुक्रगुजार था, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में दूर दूर तक उसका ख्याल नहीं था और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कोठी से बरामद हो जाएगा। ये खासा महंगा इलाका था और जिस कोठी से वो निकला था वो भी खासी महंगी दिखाई दे रही थी। मेरे ख्याल में यह सब कुछ उसकी औकात से ज्यादा था। उसे देखकर मैं इतना हैरान हुआ कि वक्ती तौर पर डॉक्टर बर्नार्ड को भूल ही गया। उसके बाद खुद वसीम अहमद ने मुझे काफी कुछ बुला दिया। उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। मोटे अरसों के अक्ब में उसकी आंखें और भी ज्यादा फटी फटी दिखाई दे रही थी। दूसरी लम्हे में मुझे पहचान कर बैक वक्त बाजू और बाछे फैलाए यूं मेरी तरफ लपका जैसे मुझे गोद में उठाकर जज्बात की शिद्दत में जमीन पर दे मारेगा। लेकिन मेरा चूंकि अपनी जगह से हिलने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो मुझसे लिपट तो गया लेकिन जोर लगा कर रह गया। मैंने जुम्बश नहीं की। वो हाँपता हुआ पीछे हट गया। मैं अगर हैरत ज़दा न होता तो उसे इस हद तक भी बेतकल्फी की इजाजत न देता कि वो यूं अहमकों की तरह मुझसे लिपट जाता। सर सर, उसे यूं दोनों हाथ फैलाए गोया मेरी शान में कोई कसीदा पढ़ने के लिए स्टार्ट ले रहा हो। आप तो चांद की ईद हो, मेरा मतलब है ईद का चांद हो गए हैं। मैं तो कई बार आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस में गया, लेकिन आपके ऑफिस वाले मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाते। आपके बारे में सीधी तरह कुछ बताते ही नहीं है कि आपसे कब, कहाँ और किस तरह मुलाकात हो सकती है। आप उन्हें बताते क्यों नहीं है कि मेरे और आपके ताल्लुकात कितने गहरे हैं और हम किस जमाने से एक दूसरे के दोस्त चले आ रहे हैं। वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा था जैसे जमाना गार से मेरा दोस्त चला रहा था। अव्वल तो उससे मेरी कोई शनासाई इतनी पुरानी नहीं थी जितना वो ज्यादा तासुर देने की कोशिश कर रहा था। दूसरे, ये अभी तक महज शनासाई ही थी। मैं आज तक फैसला नहीं कर पाया था कि उसे अपने दोस्तों में शुमार करूं या नहीं। कभी इतनी गहराई से गौर करने की मोहलत ही नहीं मिली थी। ताहम वो एक दिलचस्प किरदार था। मैं उसकी ज़ात में दिलचस्पी महसूस करता था और उसके बारे में किसी हद तक तजस्सुस में मुब्तला भी रहता था। दरअसल ऑफिस वालों को मैंने खुद ही मना किया हुआ है कि मेरे बारे में किसी को भी सही मालूमात न दिया करें। मैंने मुआज़र ख्वाना से लहजे में कहा। वो क्यों सर? उसने गोल गोल आंखें घुमाई। बस हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैंने गोल मोल जवाब देकर उसे टालने की कोशिश की। सर, आपके हालात हमेशा कुछ खतरनाक से ही रहते हैं। आप आदमी कुछ पुरस्कार से हैं। उसने यूं कहकर लगाया जैसे कोई जोरदार लतीफा सुनाया हो। सिर्फ यही नहीं, उसने मेरे हाथ पर हाथ मारने के लिए हाथ भी ऊंचा कर लिया। मजबूरन मुझे हाथ आगे करना पड़ा। मैं उस वक्त उसकी दिल शिकनी करना नहीं चाहता था। मेरी आंख बंगले के पोर्च पर लगी हुई थी। तहम मुझे इत्मीनान था कि सफेद गाड़ी पोर्च में मौजूद थी तो वो खबीस डॉक्टर बर्नार्ड भी अंदर ही मौजूद था। मैं वसीम से इत्मीनान से उसके बारे में बात करना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक था। मैं नहीं चाहता था मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसे सुनकर वसीम बिदक जाए। खैर, मेरी पुरस्रारियत को छोड़ो, तुम खुद मुझसे कहीं ज्यादा पुरस्रार आदमी हो, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा। यह गोया उसके लिए तारीफी अल्फाज थे। उसने कुछ दिली से एक कहका लगाया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, अब यही देख लो ना कि आखिरी मरतबा मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तो तुम कृष्ण नगर में कहीं रहते थे। तुम्हारे पास पुरानी सी एक फोक्सी थी। आज डिफेंस में नजर आ रहे हो। पोर्च में 2 माकूल गाड़ियां भी खड़ी हैं। क्या चक्कर है? कहीं बाहर के फेरे तो नहीं लगाने शुरू कर दिए? कोई पाउडर वगैरह की कमाई? उसने गोया हंसते हुए दौरे होने का इरादा किया, लेकिन फिर मुलतवी कर दिया। तहम उसकी आंखों में आंसू जरूर आ गए। उसने अपने मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक उतार कर आंखें पूछी, फिर ऐनक दोबारा नाक पर जमाते हुए बोला, आप भी बड़ा शदीद मजाक करते हैं अफसल भाई। मैं तो गाड़ी में टल्कम पाउडर का डिब्बा लाते हुए डरता हूँ कि कहीं कोई उसे भी दूसरा पाउडर समझ करना मुझे धर ले। माचिस इस खौफ से जेब में नहीं रखता कि कहीं आतिश की मादा अपने कब्जे में रखने के इल्जाम में अंदर ना हो जाऊं। और दूसरे वाला पाउडर मुल्क से बाहर ले जाने की मुझ में हिम्मत कहाँ। तो फिर ये तरक्की, ये ठाट बाट। मैंने बंगले की तरफ इशारा किया। टोनी एक टुक वसीम अहमद को देखे जा रहा था। ये सब आपकी मेहरबानियां हैं, वसीम अहमद शुक्र से मगलूब लहजे में बोला। मेरी मेहरबानियां? मैंने वाकई हैर से कहा, भाई ये मेहरबानियां मैंने कब कर डाली कि मुझे पता ही नहीं चला। बस आपकी मेहरबानियों की वजह से मेरे घरेलू झगड़े खत्म हुए, कारोबार मेरे हाथ में आया और मैंने उसे फैलाना शुरू किया, तो बस ये फैलता ही चला जा रहा है। अभी तो मेरे जहन में तरक्की के बड़े बड़े मंसूबे हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहरा कर मातूम हो गई। जब इस किस्म की बात करता था तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गोया एक गैर इरादी सी तब्दीली आती थी। तभी मुझे शुबा होता था कि उधर हकीकत वसीम अहमद नहीं था जो नजर आता था। उसके अंदर एक और वसीम भी रहता था। वो गोया अपनी उस लम्हाती तब्दीली से बेखबर अपनी बात जारी रखते बोला, अब्बा का जो चप्पल बनाने का कारखाना था वो इसमें बरसों से सिर्फ 2-3 डिज़ाइन की चप्पल बनाते जा रहे थे। वो चप्पलें उन्हें सबसे ज़्यादा मुझे भरी आजमाने का शौक था।
उनसे वो अक्सर मेरी पिटाई किया करते थे। जब से उनका इंतकाल हुआ है और कारोबार मेरे हाथ में आया है, मैंने इसमें बड़ी जिद्दें की, दिल खोल कर खर्च किया। उसी हिसाब से इसमें तरक्की हुई, बैंकों से कर्जा वगैरह भी मिलने लगा। अब तो कारोबार यूं जा रहा है। उसने हाथ से इशारा किया जैसे जहाज आसमान की तरफ जा रहा हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने उसका कंधा थपथपाया। चलो, तुम्हारे हालात में तब्दीली का पस मंजर तो समझ में आ गया। अब ये बताओ कि तुमने काला सा लंबा सा वो खानसामा कब से रखा है जिसकी नाक तोते की तरह मुड़ी हुई है? उसने पलट कर एक नज़र अंदर की तरफ देखा और गोया खुशी से नहाल होते हुए बोला, अब्दुल की बात कर रहे हैं, बड़ा ही कमाल का नौकर है। आजकल अच्छी बीवी और अच्छा नौकर किस्मत से ही मिलते हैं। बीवी तो मुझे बस यूं ही गुजारे लायक ही मिली है, लेकिन नौकर बहुत अच्छा मिल गया है। मल्टीपर्पज़ किस्म की चीज़ है, खानसामा भी है, ड्राइवर भी है, माली भी है, फ्रिज, टीवी, AC वगैरह भी ठीक कर लेता है। गाड़ी खराब हो जाए तो उसके नीचे भी घुस कर लेट जाता है। हैरत अंगेज आदमी है। ऐसा हर फन मोला तो मैंने आज तक नहीं देखा। जब से वो आया है हमारी जिंदगी बड़ी आसान सी हो गई है। यूं समझो तुमने एक तनख्वाह में पूरा स्टाफ रख लिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। उसने जोश खरोश से तायद में सर हिलाया। और तनख्वाह का भी क्या पूछते हैं, बगैर तनख्वाह तय किए आजमाइशी तौर पर आया था और तनख्वाह आज तक तय नहीं हो सकी। अब न मुझसे कुछ मांगता ही नहीं, जो दे दूं रख लेता है, और ना दूं तो तकाजा ही नहीं करता। हमने उसे डरते डरते रखा था कि न जाने किस किस्म का इंसान हो। अब हमें यह डर रहता है कि कहीं हमें छोड़कर चला ही न जाए। हमें उस जैसा दूसरा आदमी नहीं मिल सकेगा। मैंने दिल में सोचा, अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि वो मजीद किस किस हुनर से वाकिफ है तो शायद तुम हैरत से बेहोश ही हो जाओ, और फिर शायद तुम उसे अपने पास रखने की इतने ज्यादा ख्वाहिशमंद न रहो। लेकिन तुम्हें मिल कहाँ से गया? मैंने पूछा। बस यूं ही सरेराह मिल गया था, वसीम ने जवाब दिया। कभी कभी कोई बहुत अच्छी चीज रास्ते में पड़ी मिल जाती है, खसूसन जब इंसान का सितारा जोरों पर हो, और आजकल शायद मेरी किस्मत का सितारा जोरों पर है। पर इंसान को कोई मामूली सी चीज ढूंढने से नहीं मिलती, लेकिन अपना ये आलम है कि जिस चीज की तरफ मेरी नजर जाती है वो गोया खुद ही मुझे तलाश करती हुई चली आती है। वसीम को गोया कोई ख्याल आया, चौंकते हुए बोला, क्या सारी बातें गेट पर खड़े खड़े ही होती रहेंगी? आइए अंदर आइए ना। एक नो दौलतिये का दौलत कथा मुलाहजा फरमाइए, और हो सके तो कुछ मशवरों से भी नवाज़गी। आज दोपहर का खाना आपको मेरे साथ खाना पड़ेगा। आज तो जो भी दाल दलिया तैयार होगा वही हाजिर किया जाएगा, लेकिन फिर किसी दिन बाकायदा प्रोग्राम तय करके आपके एजाज में एक पुरतकल्लुफ सा डिनर का एहतमाम किया जाएगा। उम्मीद है आप अपने इस खादम की ये दावत कबूल फरमाएंगे। प्यारे खादम, ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारा वो हर फन मोला किस्म का खानसामा कहाँ होगा? मैंने अपनी जगह से वहीले बगैर पूछा। वो मुझे अंदर चलने का इशारा कर चुका था, लेकिन मैं अंदर कदम रखने से पहले अंदाजा करना चाहता था कि बर्नार्ड घर के किस हिस्से में होगा। वसीम अहमद ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। कुछ देर पहले वो सौदा सेल्फ लेकर आया है। मेरा ख्याल है इस वक्त वो किचन में होगा, लेकिन आप उसके बारे में इस तरह कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे हैं? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे। मुझे आपसे इस बात जोखी की उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। मतलब ये कि तकरीबन 80 साल की उम्र तक इंसान अगर किसी खूबसूरत खातून का पीछा करते हुए किसी मकान तक पहुंचे तब तो ठीक है, लेकिन एक काले बजंग बांस नुमा खानसामा का ताकुब करते हुए आना और फिर उसकी टो लेना तो ये बदजोकी कहलाएगा। अगर आपको इस पक्की उम्र के बंगाली में क्यों इतनी दिलचस्पी महसूस हो रही है? बंगाली? मैंने हैरत से दोहराया। तुम्हारे ख्याल में वो बंगाली है? उसने मुझे यही बताया। वसीम सादगी से बोला। शुक्र है उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि वो गुज़िश्ता साल के आलमी मुकाबला हुस्न में अव्वल आया है। तुम तो शायद उस पर भी यकीन कर लेते। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, जी हाँ, मुझे उस पर यकीन करना ही पड़ता। वो इत्मीनान से बोला, गोरों का क्या भरोसा कि कब किस को किस मकाम पर फाइज करते, लेकिन इस सूरत में महज एहतियातन मैं उससे मुकाबला हुस्न में सर्टिफिकेट जरूर तलब कर लेता। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, बहरहाल आपको इसके बंगाली होने पर शक क्यों है? तुमने इससे पहले जिंदगी में कभी इतना लंबा बंगाली देखा है? मैंने पूछा। पसर खुजाते हुए बोला, ये तो कोई ऐसी शक वाली बात है नहीं है। खसूसी केस तो हर जगह होते हैं। क्या अमरीकियों में कोई हद से ज्यादा पस्ता कद नहीं हो सकता? उसकी दलील माकूल थे और उन्हीं बातों की बिना पर मुझे शुबा हुआ था कि वो दर हकीकत बेवकूफ़ नहीं था। ताहम डॉक्टर बर्नार्ड के बारे में उसकी दलील बेकार थी, क्योंकि उसे हकीकत हाल का अंदाजा नहीं था और मुझे यकीन था कि मैंने डॉक्टर बर्नार्ड को पहचानने में गलती नहीं की थी। अचानक टोनी ने घड़ी देखी और दबी दबी जुबान में बोला, सर वो मीटिंग, भाड़ में डालो यार मीटिंग को। मैंने भी नीची आवाज़ में जवाब दिया, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि इस वक्त मीटिंग से कितना ज़्यादा अहम मामला दरपेश है? सर मेरा मतलब था कि इससे मैं निपट लेता हूँ, आप मीटिंग में पहुँच जाए। मेरे बगैर तो मीटिंग चल सकती है, लेकिन अगर हम दोनों ही गायब होंगे तो वो ज़ेर लब बोला, ज़रा ठहर जाओ, यहीं से फ़ोन कर देंगे कि आज मीटिंग मुलतवी कर दी जाए। मीटिंग कल या परसों या एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड इस दुनिया की भीड़ में न जाने कभी बरसों बाद भी हाथ आए या नहीं। इस काम के लिए मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता। मैं दिल को इत्मीनान नहीं होगा। तुम्हें शायद मालूम ही होगा कि कराची में ये एक जजीरे पर कितने लोगों के नरगे में से निकल गया था। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। राहिला को जब मालूम होगा कि मीटिंग मुलतवी करने की वजह क्या थी तो वो कतन एहतियात नहीं करेगी और दिल ही दिल में यकीनन खुश होगी। वसीम अहमद पटी पटी आंखों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देख रहा था। आपने कुछ पुरस्कार से गुफ्तगू शुरू कर दी है। मैं किसी खतरे की बू सूंघ रहा हूँ।
शुक्र करो कि हमने बर वक्त आकर तुम्हें खतरे की बू सुंघा दी है डियर वसीम अहमद। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, वरना तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। तुमने इस मल्टीपर्पज नौकर से जितने सुख उठाए हैं उनसे न जाने कितने गुना ज्यादा दुख तुम्हें जेल की चारदीवारी में उठाने पड़ जाते। क्या वाकई? मोटे मोटे शीशों के हक में उसकी आंखें उबल पड़ी। मुझे तो पता चला था कि गैर कानूनी तारकीन वतन को वतन में मुलाजम रखने के सिलसिले में बहुत ज्यादा सख्ती होने लगी है, लेकिन यह मालूम नहीं था कि मामला इतना ज्यादा संगीन हो चुका है कि जेल वगैरह जाने की नौबत भी आ सकती है। यह गैर कानूनी तारकीन वतन वाला मामला नहीं है प्यारे। तुम्हारा वो नाम निहाद खानसामा अब्दुल सिरे से बंगाली ही नहीं है। मालूम नहीं तुम क्यों उसे बंगाली समझने पर तुली हो। वो तुमसे किस जुबान में बात करता है? टूटी फूटी उर्दू में, बिल्कुल बंगालियों की तरह। वसीम ने जवाब दिया, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बंगाली हरगिज नहीं है, वो सफेद फार्म है। कई खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। उसे मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए तमाम हवाई अड्डों और जायज और नाजायज समुद्री रास्तों की निगरानी हो रही है। शायद वो फरार होने के लिए सिर्फ किसी मुनासिब मौका का इंतजार कर रहा है, या फिर उसका कोई काम यहाँ अटका हुआ है, वरना शायद वो तमाम हिफाजती तदाबीर के बावजूद अब तक निकल चुका होता। गालबन सिर्फ इसी चक्कर में वो तुम जैसे बेवकूफ़ों के यहाँ वक्त गुजारता फिर रहा है। अगर वो किसी एजेंसी के हत्थे चढ़ जाता तो उसे पनाह देने के चक्कर में तुम भी लपेट में आ सकते थे। और तुम्हें मालूम ही होगा कि खतरनाक बैनुल-अक़वामी मुजरमों के चक्कर में जो लोग लपेट में आते हैं उनका हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता।